जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 200 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। देखिए आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है बोर्ड एग्जाम का, और आपको यह भी मालूम है कि 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर और 7 मार्च को आपका रसायन विज्ञान का पेपर यानी कि केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। और मैं जानता हूं कि काफी बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो यूं करके वो चले जाते हैं, लेकिन कहां मार खाते हैं वो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो देखिए आपको आप टेंशन नहीं लेना है। आज की वीडियो अगर आप देख लेते हो ना तो समझो कि 200 नंबर पक्का है, ठीक है। देखिए 70 नंबर का तो पेपर होता है एक, यानी कि 70 140 नंबर, और 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं प्रैक्टिकल के। टोटल कितने हो जाएंगे? 200 नंबर। यानी कि आज की इस वीडियो से आपको 200 नंबर पूरे मिलने वाले हैं, और आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। क्यों लंबा होगा भैया? क्योंकि दो सब्जेक्ट की तैयारी हम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं बता दूं कि 100% के साथ तैयारी करें, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और यदि आप पूर्ण विश्वास करते हो, पूर्ण भरोसा करते हो मेरे ऊपर, तो भैया आप बवाल मचा के आओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे फिजिक्स के प्रश्न। मैं यहां पर आपको फिजिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, टॉपिक नहीं। और ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो लिख लो कि भैया यहीं से आएंगे। 100% की मैं गारंटी देता हूं। यदि इससे बाहर आ गया ना तो आप जो कहो तू, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन को 10 बार रट्टा मारो, चाहे 20 बार रट्टा मार के जाना है, ठीक है। अब समझने का टाइम नहीं है मेरे भाई, वो निकल गया तुम्हारे हाथ से, ठीक है। अब है रटने का समय। जो मिल रहा है उसे रट के पी जाओ, रट के खा जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा, थोड़े थोड़े उस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, उसको समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें, हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा समझते चले, ठीक है। इससे क्या होगा कि अभी आप थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे ना, तो जब इसको तैयारी करने बैठेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा होगा तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है मेरे भाई? सबको मालूम है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज से? यहां पर देखिए, यहां बता देता हूं। यहां पर इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या होता है मेरे भाई? ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, ठीक है। एफ क्या है? बल। क्यू क्या है? आवेश। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए मात्रक भी बोला लिखने के लिए, तो मात्रक किसका हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। या इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो दोनों मात्रक याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। चलिए दूसरा है कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, या पढ़ चुके हो। क्या होता है कूलाम का नियम? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदुओं के परिणामों के अनुकर्णपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही तो है कूलाम का नियम। ये तो सबको जुबान पे होगा कूलाम का नियम, क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हो मेरे भाई, और इतना ना पढ़ चुके होगे कि मतलब कोई नींद में हो और कोई पूछे देना कूलाम का नियम क्या होता है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदुओं के गुणनफल के अनुकर्णपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे तुम बोलोगे, ये इतना ज्यादा पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। यदि आप नहीं बोल पाओगे तो भैया आप तुम्हारी गलती है। विद्युत फलक से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक पृष्ठ जिससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखा के मात्रा को हम विद्युत फलक कहते हैं, ठीक है। तो किसी पृष्ठ से जितनी विद्युत बल गुजर रही हैं उनकी जो मात्रा है उसे विद्युत फलक कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर क्या होता है? फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मात्रा क्या हो जाता है? वोल्ट माइनस मीटर या वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। चलिए किसी विद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी कि सूत्र प्राप्त करना। किसको किसको ये सूत्र याद है? कमेंट करके बताओ। मैं बता दूं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे R क्यूब। क्लियर है? पी क्या है यहां पर? तो पी यहां पर विद्युत दीर्घों आघूर्ण है, ठीक है। पी बराबर क्या होता है? 2L इंटू क्यू, ठीक है। ये सब समझाना जरूरी है। जिन बच्चों को मालूम है तो अभी रिवीजन कर ले रहे होंगे मेरी आवाजों से। अब जिनको बच्चों को नहीं मालूम है थोड़ा थोड़ा हिंट भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा, शुरुआती के कर रहा हूं क्योंकि शुरुआती के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत दीर्घों तथा विद्युत दीर्घों आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको पहले बताया। विद्युत दीर्घों क्या होता है मेरे भाई? तो अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिणाम के लेकिन विपरीत
विपरीत प्रकृति के आवेश के निकाय को विद्युत दीर्घ कहते हैं। विद्युत दीर्घ आगुण क्या होता है? तो दो आवेश में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत दीर्घ आगुण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या हो जाता है? P बराबर, अभी मैंने आपको बताया, P बराबर Q इंटू 2L होता है। इसका मात्रक क्या हो जाता है मेरे भाई? इसका मात्रक हो जाता है भैया कूलाम मीटर। ठीक है, इस तरह आपको पढ़ते चलना, सब कुछ पढ़ लो, उसका परिभाषा पढ़ो तो सूत्र भी पढ़ो, सूत्र याद करो तो मात्रक भी याद करो, उसका मतलब ये भी याद कर लो कि वो सदिश है कि अदिश है। ठीक है, ये राशि किस राशि का विद्युत दीर्घ आगुण, तो ये सदिश है, कैसे मालूम करोगे? अब देखो विद्युत दीर्घ में दिशा होती है ना, विद्युत क्षेत्र में भी दिशा होती है, तो जिस चीज में दिशा है वो सदिश कहलाएगा, जिस चीज में दिशा है ही नहीं वो अदिश कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, स्थिर वैद्युत में गॉस का प्रमेय क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको कंप्लीट करके ही जाना है, ये कंप्लीट भी कर लेना है और प्लस में इसे सिद्ध करना है। मतलब बोलेगा ना कि गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे प्रूफ करके दीजिए या सिद्ध करके दीजिए, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो मैं कभी करा दूंगा, बहुत आसान है, यदि मैं करा दूंगा तो कभी तुम जिंदगी में भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किसको किसके इसका सूत्र मालूम है? मैं लिख दूं क्या? E बराबर क्या होता है इसका सूत्र? E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्राप्त करना है सूत्र। तो ये सबको मालूम होना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, ये सब मैं करा दूंगा, कभी आप कमेंट करना, मैं डेरिवेशन का सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग आज कितने तारीख है? तो आज, हाँ, तो मैं बता दूं आप लोगों को 20 तारीख से डेरिवेशन चालू कर रहा हूं मैं, 20 तारीख से, 10 दिन में, इसी महीने में 10 दिन बचेगा ना, 20 तारीख से स्टार्ट करूंगा तो ये महीना का 10 दिन में पूरा डेरिवेशन पूरे बुक का खत्म करा दूंगा। ठीक है, और इतना आसान जितना आपको पूरे यूट्यूब पर क्या है मेरे भाई, आपके ऑफलाइन कोचिंग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत दीर्घों द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, V बराबर 0 होता है, ये आपको सिद्ध करना है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, चलिए, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? तो भैया विभव प्रवणता सबको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, विभव में प्रवणता बराबर क्या होता है? दूरी में परिवर्तन बटे विभव में परिवर्तन, सॉरी, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। क्लियर तो है? चलिए, विद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको कंप्लीट करके जाना है। और ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आएंगे, 8-8 नंबर में आएंगे भैया, उससे कम नहीं आएंगे ये। ठीक है, तो इनको आपको कंप्लीट करते हुए चलना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखना, क्योंकि अभी के मॉडल पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी आपको ये वीडियो बोरिंग लग रही होगी, जब मैं समझा रहा हूंगा, जब ये बात कर रहा हूं आपसे, तो बोरिंग लग रही होगी। लेकिन इस अगर बोरिंग को तुमने सह लिया और सहते हुए अपने एग्जाम की तैयारी बम्पर कर ली, तो भैया रिजल्ट के दिन तुम भी खुश, तुम्हारा परिवार भी खुश, और किसी से गर्व से कहोगे हाँ मेरा तो 85% आया है, हाँ मेरा तो 90% आया है, ऐसे कहोगे। ठीक है, तो भैया तैयारी करो, अभी का जो समय है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि यदि ये समय गया ना तो समझो कि तुम्हारा पूरा लाइफ गया। तुम खुद ही सोचो कि ये समय फिर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो समय को गवाओ मत। एक दिन में 8 घंटा तो कम से कम 8 घंटा आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम दोनों भी, यानी कि धारा नियम, संधि नियम प्रथम नियम को कहते हैं, और बंद पास का नियम आपको क्या, और धारा घनत्व का नियम इसे द्वितीय नियम कहते हैं। तो इन दोनों को आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये मैं करा भी चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करा भी चुका हूं। आपको मालूम होगा कि हमारे चैनल पर आती लोगों का सीरीज चल रहा है, जिसे मैंने इसके टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं फिजिक्स के। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन का आंसर आपको उसी में से मिल जाएगा। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं बताओ जरा, यदि आप वो वीडियो देखे हो तो कमेंट करो इसका आंसर। चलो, ठीक है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं ये बताइए। धारा घनत्व यानी कि जे। ठीक है, जे बराबर क्या होता है, IA। ठीक है, चलिए, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? सेल का विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य आपको कमेंट करके बताना है। ओमिय तथा अनोमिय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए, यानी कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो एक सूक्ष्म वेग निकल पाता है, और जो सूक्ष्म वेग निकलता है ना उसे ही अनुगमन वेग कहते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दिखाइए कि हेनरी बटे फैराडे के पावर 1/2 यानी कि रूट भी आप कह सकते हैं प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है।
लॉरेंज बल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए और इसका मात्रक ज्ञात कीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को तैयार कर लीजिएगा। एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, तो तैयार कर लीजिएगा। एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है भैया, किसी वक्र का चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन रेखीय उस वक्र में उपस्थित समस्त धाराओं के क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, चलिए एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं यह तैयार कर लीजिएगा, और इसका उल्टा भी तैयार कर लीजिएगा कि वोल्ट मीटर को धारामापी में कैसे बदलते हैं, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन जानता है भैया बोर्ड एग्जाम का पेपर कौन बना रहा है, कहीं रिटायर करने वाला बना रहा होगा तो और ही सटका देगा। संट से क्या अभिप्राय है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछा नहीं गया लेकिन इस बार पूछने जाने के इसका बहुत ज्यादा चांस है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमित कीजिए। ठीक है, चलिए प्रोटॉन तथा अल्फा कण के परिक्रम वाले का अनुपात ज्ञात कीजिए। बायोसेवर्ट का नियम लिखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र लिखिए। ठीक है, 2 समांतर आपकी क्या है, धारावाही चालक है, उनके बीच आपको कार्य करने वाले बल का सूत्र लिखना है। किसी धारामापी के अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अस्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं, यह भी कंप्लीट करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं और स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसे भी आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करके ही जाना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल तो आपको करना ही करना है, डेरिवेशन खत्म कराते ही मैं न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि देखिए कम से कम न्यूमेरिकल का आपके पेपर में 25 नंबर का आएगा, कम से कम 25 नंबर का। सोचो जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं करके जाएंगे वो अपने 25 नंबर गवा देंगे, तो 25 नंबर के लिए आपको न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए, अनुप्रस्थ प्रेरण गुणांक का परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटहीन क्या है, देखिए नीचे है, 1 मिनट ऊपर कर देता हूं। वाटहीन क्या है और वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये मैं करा चुका हूं। ठीक है, चलिए चौक कुंडली का क्या सिद्धांत है समझाइए। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट करके ही जाना है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये फिजिक्स है तो आपको इसमें ज्यादा क्वेश्चन तैयार करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं भैया, इसमें 14 चैप्टर हैं, उसमें इतने इतने टॉपिक है तो करना तो पड़ेगा। ट्रांसफर की रचना तथा कार्यविधि को वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाराबैंगनी किरण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए, ये मैं करा चुका हूं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय त्वरणों के 4 विशेषता का उल्लेख कीजिए। किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये सब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है और ये आपके बड़े बड़े नंबर देके जाएंगे। क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, सिद्ध कीजिए कि n बराबर 1/n sin c जहां संकेतों का समान अर्थ है, तो इसे भी आपको कंप्लीट करके जाना है। किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, एक अपरिवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण अरे खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं इसे बताइए। ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य, इसके लिए आवश्यक निबंध क्या है, प्रतिबंध क्या है, निबंध नहीं प्रतिबंध क्या है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर 54 नंबर क्वेश्चन है, तरंगांक किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। मैं ज्यादा नहीं 72 क्वेश्चन बताऊंगा, 72 काफी है 70 नंबर लाने के। ठीक है, प्रकाश की विवर्तन से आप क्या समझते हैं, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। प्रकाश का विद्युत प्रभाव में दहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डी ब्रांगिल तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। प्रकाश विद्युत विभव के नियम लिखिए। द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की
परिकल्पनाएं लिखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों को उल्लेख कीजिए। बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। समन्युटार्निक से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं और नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, दोनों टिक लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए समस्थानिक तथा संभारिक अर्थ दो दो उदाहरण देकर समझाइए, तो इनको आपको कंप्लीट करके जाना है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 70 नंबर टॉपिक है, टॉपिक नहीं क्वेश्चन बोलेंगे कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो 3 नंबर में आएगा। उपयुक्त परिपथ की सहायता से पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा स्पष्ट की प्रवाह व्याख्या कीजिए, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब 72 नंबर है आपका काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको अभी कंप्लीट कर लेना है। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। ठीक है, देखिए जब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे तब तक आप फायदे में रहेंगे। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया मैं सबसे अंतर्यामी में जो कहूंगा वही होगा, नहीं, लेकिन आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लाइक तो कर ही जाना जिससे हमारा हौसला बढ़े, शेयर तो कर ही देना है। ठीक है, अब चलिए हमारा जो केमिस्ट्री है उसे देख लेते हैं और केमिस्ट्री का भी हम 70 के 70 नंबर फोड़ देते हैं। केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है ठोस विलयन, और ये बहुत आसान है। जैसे विलयन का परिभाषा है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी परिभाषा है। 2 या 2 से अधिक ठोसों के सामान्य मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज पढ़ लीजिएगा, मोल प्रभाज आपने पढ़ा भी होगा। क्या होता है मोल प्रभाज मेरे भाई, बताओ जल्दी कमेंट करके। तो देखिए किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में विलय तथा विलयन के मोलों के अनुपात या विलायक तथा विलयन के मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसमें 2 सूत्र होते हैं, एक XA बराबर NA बटे NA प्लस NB, ठीक है, और एक होता है XB, इसमें होता है ऊपर NB और बटे NA प्लस NB। तो ये सूत्र सब किसको मालूम है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। मोललता तथा मोललता का सूत्र बताइए, परिभाषा लिखिए, इन सबको तैयार करके जाना है। ये जिसमें मोल लग जाए ना शुरू में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम क्या है मेरे भाई, इस नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव घटक के आंशिक वाष्पदाब उसी वाष्पशील अवयव घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आपको मालूम है कि P बराबर, इसका सूत्र क्या होता है मैं यहां पर लिखता हूं, P बराबर P0A प्लस XA प्लस P0B XB, ये आपको याद होना चाहिए। क्वथनांक का उन्नयन तैयार कर लीजिए, हिमांक का उन्नयन तैयार कर लीजिए, समपराश्री विलयन तैयार कर लीजिए, यानी कि समान ताप, 2 भिन्न पदार्थ वाले समान ताप पे जिनका प्रासरण दाब समान होता है समपराश्री विलयन कहलाता है। प्रासरण दाब तैयार कर लीजिए, ठीक है, प्रासरण क्रियापदिक दाब लगाने पर उसे क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। और सामान्य अनुपात तैयार कर लीजिए, इसे कभी कभी आणविक द्रव्यमान बोल देता है। वैद्युत रसायन सेल तैयार कर लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव तैयार कर लीजिए, वैद्युत रसायन सेल तैयार कर लीजिए, नर्नेट समीकरण तैयार कर लीजिए। पूछ देगा नर्नेट समीकरण का उपयोग क्यों करते हैं, तो भैया बताओगे कि विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए कहते हैं या सेल विभव का मान ज्ञात करने के लिए कहते हैं। मानक गिब्स ऊर्जा तैयार कर लीजिए, ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा क्या नहीं मतलब डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट बना क्या होता है -NF/E0 सेल, यही ना होता है। चलिए F का मान यहाँ पर क्या होता है 96,500 होता है, तो ये आपको तैयार होना चाहिए। प्रतिरोध तथा चलक तो अगर तैयार कर लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। मोलर चलकता तैयार कर लीजिए, कोलाउंस का नियम तैयार कर लीजिए, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वैद्युत अपघटन के नियम तैयार कर लीजिए, ठीक है, वैद्युत अपघटन के फैराडे के नियम, फैराडे का प्रथम और फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। ईंधन सेल तैयार कर लीजिए इसमें, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। वेग नियम तैयार कर लीजिए, बहुत आसान है वेग नियम। आपको तो मालूम होगा कि इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के संधारित्वों के समानुपाती होता है, ठीक है। जैसे मैं समझा दूं, जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया A + B = C, तो इसका आप अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे वेग नियम से, तो इसका हो जाएगा यहां पर लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर अब समानुपाती यहां पर आता है इसलिए हम K कर देंगे यहां पर। और फिर देखिए इसमें अभिकारकों से ही मतलब होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं, A और यहां पर 1, फिर यहां पर B, फिर यहां पर 1, ठीक है। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, ये अभी मैं क्यों बता रहा हूं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो रिवीजन हो जाएगा उनका, और जो नए बच्चे नहीं पढ़े उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये लिख क्या रहे हैं। अभिक्रिया कोटि के प्रकार पढ़ लीजिए, बस 2 ही पढ़ने, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया जिसके कोटि का मान शून्य होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसके कोटि का मान 1 होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्नेस्ट समीकरण तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कब किया जाता है जानते हैं? अभिक्रिया का वेग की निर्भरता ताप पर गणितीय रूप में दर्शाने के लिए अर्नेस्ट समीकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सूत्र किसको किसको याद है बताइए? उत्प्रेरक का प्रभाव तैयार कर लीजिए, मतलब कि एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बदल देते हैं तो वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, लिगेंड तैयार कर लीजिए। लिगेंड क्या होते हैं भैया? तो वे आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके जटिल यौगिक यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण तैयार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हटा दीजिए। ठीक है, तो आपको आईयूपीएसी नामकरण पर तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है इससे। ठीक है, साम्यवता तैयार कर लीजिए। साम्यवता क्या होता है भैया? तो साम्यवता में जानते क्या होता है? यौगिकों का समान जो सूत्र होता है वो समान होता है, लेकिन रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होते हैं? ये अलग अलग होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया? कमेंट करके बताओ तो जरा याद है तो। एक होता है संरचनात्मक साम्यवता और एक होता है त्रिविम साम्यवता। संरचनात्मक साम्यवता भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आयन साम्यवता, फिर बंधन साम्यवता, फिर जलयोजन या हाइड्रा ऐसा ही कुछ नाम है, संयोजकता, और लास्ट वाला होता है आपका क्या? वो आपको कमेंट करके बताना। इतना मैंने बता दिया, अब लास्ट वाला आप कमेंट करके खुद बताइए। ठीक है, चलिए क्लेट प्रभाव तैयार कर लीजिए। क्लेट प्रभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांस है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। डी तथा ए ब्लॉक के तत्व तैयार कर लीजिए। अब ये पूरा चैप्टर नहीं है, इसमें डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, ए ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं। जैसे डी ब्लॉक के तत्व कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 4 श्रेणी में बांटा गया, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, इस तरह बांटा गया है, 6D श्रेणी में बांटा गया। अब पूछ देगा 3D श्रेणी इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आपका हो जाएगा मैग्नीज, आपका फिर मैग्नीज, आयरन, सब कुछ इसी में आ जाता है 3D में। ठीक है, 4D में क्या हो जाएगा? यूटेरियम, जिरकोनियम, इनोबियम, ये सब है 4D के श्रेणी। तो ये सब आपको तैयार करने पड़ेंगे। संक्रमण धातु तैयार कर लीजिए। क्या होता है संक्रमण धातु? तो वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो संक्रमण धातु कहलाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट तैयार कर लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है पोटेशियम का? डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये इसका सूत्र होता है। यानी कि ये इससे कैसे बनाया जा सकता है, इसका उपयोग क्या है, ये सब तैयार कर लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट तैयार कर लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए तो ये सब याद होना चाहिए। इसको हम कैसे बनाते हैं? तो सोडियम क्रोमियम सोडियम डाइक्रोमेट से बनाते हैं। इसको क्या चीज से बनाते हैं मेरे भाई? तो इसको बनाते हैं हम, इसको बनाते हैं MnO2 से। ठीक है, चलिए हाँ, तो अब देख लीजिए लेंथेनाइड संकुंचन तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। लेंथेनाइड संकुंचन तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया से आप हेलो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, इसमें 2 अभिक्रिया होती है, एक और होता है स्वार्च अभिक्रिया। देखिए इसका ये भाई है। ठीक है, तो इनको तैयार कर लीजिए। इसमें क्या होता है? हेलो एल्केन बनाए जाते हैं। हेलो एल्केन तथा हेलोरिन का आईयूपीएसी नामकरण तैयार कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं एक बताता हूं आपको कमेंट करके बताना कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ठीक है, चलिए हेलो एल्केन का एक मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2Cl। तो ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। जो बता देगा ना मेरे भाई, समझ जाऊंगा कि बवाल फोड़ने वाला एग्जाम में। नाभिक से नई अभिक्रिया क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है? ये सब आपको तैयार करना है। सबसे हम क्या करते हैं? हम तैयार करते हैं हैलोजन हेलोरिन। ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया, उटाज अभिक्रिया, पॉलीहेलोजन अभिक्रिया। ठीक है, इनको तैयार करके ही जाना है। फ्रियॉन, DDT, इनको तैयार कर लेना है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। युवा हाइड्रोजनीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक डिग्री एल्कोहल का, 2 डिग्री एल्कोहल का, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल का और द्वितीयक एल्कोहल का। रोजनमुंड अभिक्रिया तैयार कर लीजिए। स्टीफन अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, एमिन तथा यूपीएसी नामकरण, हाफमान अभिक्रिया। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लीजिए, इसमें थोड़ा ग्लूकोज के बारे में ज्यादा पढ़ लीजिएगा, इनके सूत्रों को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा आता है। प्रोटीन तैयार कर लीजिए। प्रोटीन में आपको एमिनो अम्ल तैयार कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो अम्ल, इसी से प्रोटीन, ये प्रोटीन का एक इकाई होता है, इसी से प्रोटीन बनाया जाता है। विटामिन तैयार कर लीजिए। DNA तथा RNA में अंतर तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों ये है आपके 55 टोटल
55 क्वेश्चन ये, और कितने क्वेश्चन मैंने बताया 72 क्वेश्चन फिजिक्स के। कितने हो गए आपके ये क्वेश्चन, तो ये हो गए 127। तो इनको आपको कंप्लीट करके अपने पेपर में जाना है, और यहां से 70 70 140 और प्रैक्टिकल के 60, टोटल 200 नंबर 4 के आने हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो था, और यदि अभी तक आपने देखा है ना तो शाबाश है, आपको सैल्यूट है। ठीक है, यदि अभी तक आप वीडियो देखे हो तो कमेंट करके आपको बताना है कि दी एंड। ठीक है, दी एंड। मैं समझ जाऊंगा कि आप लास्ट तक वीडियो देखो। ठीक है, लास्ट तक। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाएंगे, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।